नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। वैसे तो 2 दिन पहले दशहरा गया है और 18 दिन बाद दीपावली आनी है। दशहरे से दीपावली के बीच लोग बम पटाखे फोड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं। आज का दिन धमाके वाला दिन था। सुबह सवेरे ईडी ने रेड की। अशोक गहलोत कई बार कहते थे जहाँ चुनाव होता है ईडी चली आती है। आज ईडी फिर चली आई, इस बार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ, उनके 5 ठिकानों पर, और हाल ही में जिनको टिकट अनाउंस किया है, निर्दलीय विधायक रहे ओम प्रकाश हुड्डा के 7 ठिकानों पर पर्चा लीक कांड का जिक्र था। हकीकत क्या है, ईडी जब मुंह खोलेगी तब पता लगेगी। पर पूरे दिन मुख्यमंत्री भी और खुद गोविंद डोटासरा भी, जितने भी तमाम लीडर थे कांग्रेस के बड़े बड़े, खुद सचिन पायलट भी दिल्ली से बोले, सब ने एक सुर में इसका निंदा की और कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि इतनी बार पेपर लीक हुआ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, अगर एसीबी ठीक ढंग से जांच करती तो ईडी क्यों आती? जांच करके अपराधियों की तह तक पहुंचना ईडी का काम है। ईडी की टाइमिंग है, जब चुनाव की डेट अनाउंस हो गई, चुनाव के टिकट अनाउंस होने लगे, उस दौरान। और 2 ऐसे लोगों के यहाँ ईडी का छापा जिन्हें टिकट कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया। एक पीसीसी चीफ है और एक निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जो कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ेगी। चलते हैं, लेकिन बात करते हैं, सबसे लेटेस्ट बात है, आज कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हुई। 19 नाम है इस तीसरी सूची में और अब तक 95 कुल नाम आ गए हैं सामने। 95 में 77 ऐसे लोग हैं जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस की टिकट पर चुने गए, चाहे बसपा की टिकट चुने गए, चाहे निर्दलीय चुने गए, और सरकार बचाने में जिन्होंने योगदान दिया, ऐसे 77 विधायकों को टिकट मिल गया। जो सरकार बचाने में योगदान नहीं दे रहे थे और चले गए थे मानेसर, उनको भी टिकट मिल गया। आज भी एक टिकट ऐसा है गजराज खटाना का, जो उल्लेखनीय है कि जो प्रमुख व्यक्ति थे सचिन पायलट के, उनको टिकट मिला। राकेश पारीक मसूदा टिकट मिला, बिल्कुल प्रमुख व्यक्ति सचिन पायलट के। जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोई फर्क नहीं किया सरकार बचाने वालों में, सरकार गिराने की कोशिश करने वालों में। हमारे साथ हैं योगेश शर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। योगेश, हम सब जानते हैं, जैसा चर्चा में था, 106 नाम क्लियर हुए थे और 76 की लिस्ट 2 बार आ चुकी थी। तीसरी लिस्ट में 30 नाम थे, ऐसा मेरी निजी जानकारी में था। मैं नहीं जानता कि वो जानकारी कितनी सच है, कितनी सही है, लेकिन मुझे पता था कि 30 नाम की तीसरी लिस्ट तैयार थी, पर आए 19, 11 फिर भी रोक लिए गए। क्या लगता है, बीजेपी के प्रत्याशियों को देखना चाह रहे हैं उन सीटों पर, या किसी विरोध की संभावना, आशंका से के चलते ये नाम रोके गए? क्या लगता है आपको, या वास्तव में 19 ही नाम थे? देखिए, ये बात सही है। कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर गतिरोध बना हुआ है, इसलिए उनको रोका गया है। मारवाड़ की कुछ सीटें थी जिनको लेकर कहा जा सकता था कि नाम आ जाएंगे सामने, लेकिन उन पर सहमति नहीं बन पा रही। और आप देखिए कि अभी भी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, लगता ही है कि कमोबेश देर सवेर अशोक गहलोत इन नामों को क्लियर कराने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल अटके हुए हैं। और ठीक वैसे ही लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने पहले ही कह दिया था, हेमाराम चौधरी का भी नाम गुलाम अलानी को लेकर बिल्कुल फाइनल है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरह की जो परिस्थितियां पनपी है वो कांग्रेस की अंदरूनी हालात को बयां करती है। लेकिन फिर भी ये तय है कि पर्दे के पीछे सचिन पायलट की अपनी कोशिशें रंग लाती हुई नज़र आई हैं कि उन्होंने अपने जो विधायकों को वादा किया था वो एक एक करके उनको टिकट दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि चाकसू का नाम अभी भी नहीं है, टोडा भीम का नाम अभी भी नहीं है, फिर भी ये माना जा सकता है कि वो बड़ी बाजी जीत गए जिसकी उम्मीद वो अशोक गहलोत से चाह रहे थे, और अशोक गहलोत ने पर्दे के पीछे उनकी मदद कर दी। देखिए,
वादा तो इन्होंने भी निभाया, उन्होंने भी निभाया। अशोक गहलोत ने जिन निर्दलीयों को कहा, जिन बसपा के लोगों को कहा मेरी सरकार बचाने में इनका योगदान था, उनको टिकट दे दिए। खास तौर पर मैं आपसे पहला बात करना चाहता हूं कि जो लाखन मीणा को टिकट दिया गया, जनरल सीट, करौली जनरल सीट, दर्शन सिंह गुजर पहले विधायक रह चुके, दावेदार थे टिकट के। बसपा से आए लाखन मीणा को टिकट तब दे दिया गया जब रविंद्र मीणा को बसपा पहले से टिकट दे चुकी है। बसपा लाखन मीणा को ब्लॉक करना चाहती थी, इसलिए रविंद्र मीणा को टिकट दिया गया। और लाखन मीणा या रविंद्र मीणा, कोई भी मीणा जीतेगा जनरल सीट पे, ट्रेंगुलर फाइट में दूसरा और तीसरा प्रत्याशी मीणा नहीं होगा तभी जीतेगा। तो बसपा ने क्या रोकने की कोशिश की जो असफल हो गई, लाखन मीणा को फिर भी टिकट मिल गया। देखिए, लाखन मीणा अनिल सर वो विधायक दल के नेता थे जिस विधायक दल का मूव कांग्रेस पार्टी में हुआ। बीएसपी के जो 6 विधायक जीते थे उनके अगुवा लाखन मीणा थे, वो विधायक दल के नेता थे और सुभाष गर्ग के बहुत नज़दीक है। और सुभाष गर्ग ने उस समय पूरी इसको ताना बाना बुना था और अशोक गहलोत से मिलवाना और तमाम वो मुझे ध्यान है वो रात को यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस जहाँ पर इनके विलय की सूचना इन्होंने दी थी। लाखन मीणा मुख्य किरदार थे, राजेंद्र गुड़ा थे। और अब 6 में से लगभग, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा तो अब अलग हो ही चुके, मुझे लगता है सभी को टिकट हो जाएंगे। संदीप यादव पर ज़रूर पेच फंसा हुआ है और दीप सिंह खैरिया पर पेच फंसा हुआ है कि उनके दोनों में से एक आएगा, क्योंकि संदीप यादव को तिजारत से शिफ्ट करना है। हाँ, वो किशनगढ़ बात जाना चाहते हैं। नहीं, जाना नहीं चाहते, व्यवस्था है कांग्रेस की, क्योंकि वहाँ दुरू मियाँ के परिवार से कोई आएगा, इसलिए वो यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन किशनगढ़ बास में दीपचंद खेरिया को क्या कह के मना करें, ये भी एक प्रमुख बात है। कांति मीणा का नाम भी अभी नहीं आया, निर्दलीय जो विधायक थे, और उनका नाम भी अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है वो भी टिकट हो जाएगा, कांति मीणा का वो नाम भी सामने आ जाएगा। अब ये तय हो गया है कि दर्शन सिंह गुजर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने संकेत दे दिए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही टिकट नहीं मिले। और सचिन पायलट के बहुत नज़दीक है और दर्शन सिंह गुजर के पिता भी यहाँ से विधायक रहे और वो खुद विधायक रह चुके, तो उनकी घोषणा तय है। लाखन सिंह मीणा को विरोध के बावजूद टिकट मिला है, वाजिब अली को भी विरोध के बावजूद टिकट मिला है। नगर से वो कामा जाना चाह रहे थे, कामा से चुनाव लड़ने का उनका मन था, लेकिन नगर से ही उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, जहाँ जवाहर बेगम भारतीय जनता पार्टी के। नगर में भी ट्रेंगुलर फाइट होगी, अनीता सिंह लड़ेंगी, अनीता गुजर, ऐसा लगता है। अनीता गुजर की पूरी तैयारी है, 2 बार की विधायक रह चुकी है, 2 बार की विधायक रह चुकी है, वसुंधरा जी की बहुत नज़दीक है। कल ही उन्होंने वसुंधरा जी से मुलाकात की भरतपुर में, कल वो मिली है, विजय बंसल और वो दोनों मिले हैं। और भरतपुर की पूरी राजनीति, धौलपुर की राजनीति, वसुंधरा राजे की राजनीति को लेकर अभी तक कई पत्ते खुलने बाकी हैं। जी, ये जो शोभा रानी कुशवाहा हैं, बीजेपी की विधायक हैं, आज की तारीख में भी सस्पेंडेड हैं, पर बीजेपी से निकाली नहीं गई हैं, बीजेपी से इस्तीफा दिया नहीं दिया, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, पर कल कांग्रेस में शामिल हो गई प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। कल कांग्रेस में आज टिकट मिल गया, कैसे देखते हैं इस बात को आप? सबसे बड़ी बात यह है कि शोभा रानी से कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध रही है। शोभा रानी कुशवाहा माली समाज से ताल्लुक़ रखती है और आपको ध्यान होगा जब वसुंधरा राजे की सरकार थी और धौलपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय बीजेपी ने शोभा रानी को टिकट दिया था। शोभा रानी के पति जो बीएसपी के विधायक थे, उनको जेल हो गई थी और मर्डर के अंदर वो जेल चले गए थे और उस समय शोभा रानी को टिकट दिया। शोभा रानी वो बाई इलेक्शन जीत गई थी और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने अशोक शर्मा को चुनाव लड़ाया था, वो हार गए थे चुनाव और शोभा रानी चुनाव जीत गई थी। शोभा रानी से कांग्रेस को बसेड़ी में लाभ होता है, बाड़ी में लाभ होता है, राजाखेड़ा में लाभ होता है। धौलपुर की इन सभी सीटों पर माली समाज, कुशवाहा समाज काफ़ी है, बड़ी तादाद के अंदर है। अब मुझे लगता है कि अब बीजेपी यहाँ पर अब हो सकता है ब्राह्मण कार्ड खेले, मनोहर लाल शर्मा के परिवार से कोई टिकट यहाँ सामने आ सकता है। हालांकि राजाखेड़ा से भी उस परिवार की दावेदारी है, अशोक शर्मा की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। ये जो साड़ा में हुआ भीलवाड़ा जिले में कि भाभी का टिकट काट के देवर को दे दिया, यानी कि जो विधायक कैलाश त्रिवेदी थे, उनका दिवंगत विधायक निधन हो गया था, उनकी पत्नी को बाई इलेक्शन में तो खड़ा कर दिया, एक सहानुभूति लहर, जीत गई कांग्रेस बाई इलेक्शन, पर अब उन्होंने छोटे भाई को टिकट दिया, देवर को टिकट दिया है, जो कि उस वक्त भी उपचुनाव के वक्त भी दावेदार थे। शायद मैंने ऐसा सुना है कि उस वक्त उनको वादा किया गया था
कि उपचुनाव में भाभी को लड़ने दो, देवर जी का नंबर मुख्य चुनाव में आ जाएगा। वो वादा निभाने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा भी है। और काफ़ी बातें चल रही थी, गायत्री देवी के बेटे का नाम भी चर्चाओं में था, और खुद मुख्यमंत्री कैंप भी ये चाहता था कि गायत्री देवी को रिपीट किया जाए। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी, मोहन प्रकाश बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सीपी जोशी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। और आपको ध्यान होगा राजेंद्र पारिक का टिकट उस बाई इलेक्शन के वक्त भी बहुत गंभीर था, और इस बात को लेकर परिवार के अंदर कलह की स्थितियां पनप गई थी। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि भाभी के खिलाफ देवर ने निर्दलीय ताल ठोकने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प हुआ है। लालूलाल पीतलिया को बीजेपी ने, बीजेपी से आगे लालूलाल पीतलिया वैश्य वर्ग से हैं, तो जाट एक खड़ा होगा। मेरे को लगता है रतनलाल जाट के परिवार से। मेरे को आपसे सवाल करना है कि क्या अब आरएलपी यहाँ जाट को उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी, निश्चित रूप से। एक जाट वो हैं जो लगातार बीजेपी से टिकट मांगते रहे हैं, और एक रतनलाल जाट जो एमएलए रहे हैं, और उनके भाई भी एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं रतनलाल जाट। रतनलाल जी की डेथ हो गई तो उनके परिवार से। तो ये भी है, उनके भाई एमएलए रहे हैं पहले उदयपुर में, जो डॉक्टर हैं। और दूसरे एक जाट और रूपलाल जाट, शायद नाम है उनका मेरे ख्याल से, वो भी आरएलपी से खड़े हो सकते हैं, और ये ट्रेंगुलर फाइट यहाँ हो सकती है। और एक अपडेट और कर दें, आप इजाज़त दें तो, कि आरएलपी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी दोनों का थोड़ी देर बाद विलय होने वाला है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बुला ली गई है। और फर्स्ट इंडिया ने कल ही संकेत दे दिए थे कि आरएलपी और भीम आर्मी एक साथ राजस्थान में चुनाव इस समर में उतरेंगे। तो इसको लेकर भी आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूँ, किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी एक दो पार्टियां और शायद आरएलपी जोड़ेगी अपने साथ। वो तीसरा मोर्चा टाइप बनाना चाहते हैं, और उसका नेतृत्व करना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल। ये इनका कहना ये है कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। हालांकि चाबी चुनाव चिन्ह ऐसी पार्टी का है जिसका इनसे 36 का आंकड़ा है इस वक्त। तो एएसपी का जो आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली है, और चाबी चुनाव चिन्ह है जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का। तो वो भी राजस्थान में आए हैं, वो भी जाट समाज के, किसान समाज के वोट लेना चाहते हैं। खुद हनुमान बेनीवाल उसी समाज से हैं, और काफ़ी उन्होंने काम किया, मेहनत की है। और अब आज़ाद समाज पार्टी से वो ये चाहते हैं कि युति बन जाए, जाट किसान वर्ग के दूसरे लोग और बसपा को वोट देने वाले जो दलित थे वो आज़ाद समाज पार्टी की वजह से जुड़ जाए। तो दलित और एक खास बात और है कि चंद्रशेखर आज़ाद मेघवाल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। मायावती जाटव वर्ग से आती है, और चंद्रशेखर आज़ाद मेघवाल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो समाज राजस्थान में बड़ी तादाद में अलग अलग जिलों के अंदर फैला हुआ है। चलिए, नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, दो बात उनसे भी कर लेते हैं। नरेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। भाई 85 नाम आए, इनमें 77 तो विधायक ही हैं। तो फिर काहे को सह प्रभारी भेजे गए, काहे को लोकसभा प्रभारी भेजे गए, काहे को सर्वे पे सर्वे कराए गए, इसकी राय उसकी राय, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, इस सब का मतलब क्या अगर 85 में 77 को टिकट मिलना था तो? बिल्कुल, देखिए मैंने कुछ देर पहले भी ये बात कही थी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि हम क्रिकेट देखते हैं, और क्रिकेट की 3 पारियां और राजनीति की 3 पारियां या सूची की 3 पारियां कांग्रेस खेल चुकी है, उसके बावजूद भी शतक नहीं बना पाई है। अभी तक 3 सूचियां जारी करने के बावजूद भी आधा सफर भी कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। तो इसका सीधे सीधे जो है वो एक जो आपने सवाल उठाया, वही सवाल जो ये उठ रहा है कि फिर जो अलग अलग क्षेत्रों में जो मीटिंग हुई थी, चाहे सह प्रभारियों की मीटिंग हो, चाहे जयपुर में मीटिंग हो, चाहे जो लोकसभा के हिसाब से जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे वो अपनी रिपोर्ट टेक है। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, ढाक के 3 पात। यानी अभी तक वही चल रहे हैं, वही चेहरे हैं, वही उम्मीदवार है जो पिछली बार थे। इसको क्या नई बोतल में पुरानी शराब कह सकते हैं लोग? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी ऐसा सोचते हैं, और जो राजनीतिक पर्यवेक्षक है अनिल जी, वो भी ऐसा सोचते हैं। क्योंकि सबको इंतजार था कि क्या कुछ नया चेहरा मिलेगा, लेकिन जो नया चेहरा दिया जा रहा है वो भी उसी पार्टी से, उसी परिवार से दिया जा रहा है। चाहे सफिया जुबैर का टिकट काटा, महिला जो है विधायक सीटिंग उनका टिकट काटा, त्रिवेदी का टिकट काटा, महिला सीटिंग विधायक टिकट काटा, उनके परिवार से टिकट दिया गया है। महिला आरक्षण की बात लगातार हो रही है,
भाजपा की केंद्र सरकार जो है वो ये जो बिल पास किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन अब तक जो सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं वो दोनों ही महिला विधायकों के टिकट काटे गए हैं। भले ही जो टिकट दिए गए हैं वो उनके परिवार से दिए गए हैं, लेकिन जो मैसेज है वो अलग तरह का है। जी नरेश, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस फोंक के कदम रखना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कहीं विरोध तो ना हो, विरोध से शायद ज्यादा डर रही है। इन लिस्ट से ये कुछ आभास हो रहा है कि विरोध से कुछ ज्यादा डर रही है, और शायद ये मानना है मुख्यमंत्री का भी कि अगर उनकी योजनाओं के आधार पे ही वोट मिलना है, उनकी घोषणाओं के आधार पे ही वोट मिलना है, फिर चेहरा चाहे पुराना हो चाहे नया हो। नरेश तो एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ, समय हमारे पास सीमित है। मैं आपसे भी और योगेश से भी, दोनों से ये बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने भी ऐसा ही किया है। अधिकांश वही 20 साल से चुनाव लड़ रहे जीत रहे, 15 साल चुनाव लड़ रहे जीत रहे, वही वासुदेव देवनानी, वही अनीता बघेल, जगह जगह से वही आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये इल्म है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ने वाला है, 56 इंच के सीने के नाम पर, इसलिए किसी को भी खड़ा कर दो। पर जब ऐसा करने की कोशिश की, बगावत हुई, तो आला कमान ने वर्तमान विधायकों की तरफ रुख किया और अपनी एक रीजनल नेता के समर्थकों को, जिनको इग्नोर किया जाता था, उनको तरजीह दी। ऐसा ही कांग्रेस में जब अशोक गहलोत को लग रहा है या पार्टी को लग रहा है कि सरकार की योजनाओं पर ही वोट पड़ने हैं, तो फिर जो 5 साल जो संपन्न हो गए, लड़ लिए, उन्होंने सारी व्यूह रचना कर ली, नेटवर्क बना हुआ जिनका, उन्हीं को दे दिया जाए। तो रिस्क दोनों पार्टी उठाना नहीं चाह रही है, मुझे ऐसा लगता है, और दोनों पार्टियां बगावत से डरी हुई हैं, इसलिए नए लोगों पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। अब तक की सूचियों से ऐसा लगता है, पर हम उम्मीद करते हैं कि 95 के बाद अब जो कांग्रेस की सूची आएगी, एक सीट छोड़ दें, शायद सुभाष गर्ग के लिए छोड़ी जा रही है, मुख्यमंत्री ने संकेत किया, तो अब उन 104 नामों में काफ़ी नए नाम आने चाहिए, क्योंकि उनमें से कई हारी हुई सीटें होंगी। और बीजेपी की जो सीटें बची है 76, उनमें से कई जीती हुई सीटें होंगी जिन पे बीजेपी कॉन्फिडेंट होगी। तो क्या वहाँ वह नए आदमियों को उतारने की जोखिम लेगी? सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज की इस सूची का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि राजेंद्र राठौड़ के सामने तारानगर में नरेंद्र बुढ़ालिया पूर्व सांसद को उतार दिया गया है। अगर राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव लड़ते तो भी नरेंद्र बुढ़ालिया को उतारती कांग्रेस, ऐसी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। तो तारानगर शिफ्ट हुए, वो नरेंद्र बुढ़ालिया को तारानगर शिफ्ट कर दिया गया। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कड़े संघर्ष वाला होने वाला है। क्यों, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे? राजेंद्र राठौड़ विधायक रह चुके हैं तारानगर से पहले जी। तो बहुत कड़ा संघर्ष हमें यहाँ देखने को मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, हम बातचीत जारी रखेंगे। लक्ष्मण राघव हमसे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आपकी क्या राय है ये दूसरी सूची आई है, इसके तीसरी सूची के बारे में? देखिए, जो आप बात बिल्कुल वैसा ही बात, कहीं ना कहीं प्रसिद्ध के साथ दोनों है। और आज की सूची का अगर हम जिससे करें तो 12 सीट तो कांग्रेस ने साफ तौर पर ये बताता है कि अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जो चाह रहे थे वो लोग, इसमें तो नाम भी, चाहे वो बसपा से पहले थे, बाद में कांग्रेस हो गए, वाजिब अली, तमाम लोग हो रहे जिसमें साथ दिया। एक बात और है, मुझे लगता है देवधर की जो है उस पर यदि हम बात करें, नीरज डांगी को लेकर, आपको याद होगा एक बड़ी खबर छपी, मुख्यमंत्री ने डांटा था कुछ लोगों को, तो उसमें नीरज डांगी, तो रेवदर में जो है नीरज डांगी का दबाव को दरकिनार कहीं किया गया है, वहां पर नए को टिकट दिया गया। सहाड़ा, नए नाम को मिले। दूसरी जो आपने बात कही, राजेंद्र राठौड़ का सबसे हॉट सीट एक तरह से भाग में ये बच गई, पर नजर होगी। और इसके कई फैक्टर है। गोविंद डोटासरा राजेंद्र राठौड़ जो रहा था, मुझे लगता है ये फैक्टर बात करेगा। केवल राजेंद्र राठौड़ कहीं ना कहीं एक जातिगत देगा। चलिए लक्ष्मण, लिस्टें आती रहेंगी, हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अब तक की तस्वीर साफ है, दोनों पार्टियां बगावत से डरी हुई हैं, एस्टेब्लिश चेहरों को हटाने से, पुराने चेहरों को हटाने से गुरेज कर रही हैं। और जिस रीजनल नेता को लेकर माना जा रहा था कि आला कमान सबके सब बदल डालेगा सारे घर के, वो आला कमान भी नहीं बदल पा रहा
और यहाँ जो अशोक गहलोत का वर्चस्व है कांग्रेस में वो भी कायम है। हालांकि उन्होंने बहुत रणनीतिपूर्वक सचिन पायलट से जो बाहर चर्चा होती थी कि पायलट कितने दिन साथ रहेंगे, कितने मन से साथ रहेंगे, सारी आशंकाएं निर्मूल करते हुए उन्होंने पायलट के लोगों को भी गले से लगाया। पायलट ने भी गहलोत के साथ कदम से कदम मिलाने की शपथ ली है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस यूनाइटेड हाउस होकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी भी जो वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा चल रही थी पहले कि वो डिवाइडेड हाउस में चुनाव लड़ेगी, अब शायद धीरे धीरे आलाकमान वहाँ भी रिपेयर कर रहा है और वहाँ भी मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। आने वाले वक्त में पेनल्टी कॉर्नर में हम इसी सब संग्राम की चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।